Hello students, once again welcome back to the YouTube channel Computer World. Today we are going to discuss the topic exception handling in Python. This topic has been added for this year's curriculum for class 12 computer science as well as ये topic हमारा CUET computer science के एग्जाम के लिए भी है. तो ये दोनों ही चीज़ों के लिए इस टॉपिक को आज हम कवर करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को. तो सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है एक्सेप्शन को समझने से पहले हम समझेंगे कि एरर क्या होता है. तो एरर कोई भी ऐसी चीज़ होती है हमारे कोड के अंदर, जो हम प्रोग्राम लिखते हैं उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ होती है जिसकी वजह से जो हमारा प्रोग्राम है वो प्रॉपरली रन नहीं कर पाता, प्रॉपरली हमें सही आउटपुट नहीं दे पाता. जनरली पाइथन में यहाँ पे हमारे पास 3 तरह के एरर्स होते हैं, जिसमें से पहला एरर है आपका कंपाइल टाइम एरर, देन नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपका लॉजिकल एरर एंड थर्ड वन इज आर रन टाइम एरर. तो वन बाय वन हम इन एरर्स को डिस्कस करते हैं. सबसे पहला हमारा है कंपाइल टाइम एरर. अब जिन भी लैंग्वेजेस के ऊपर हम काम करते हैं कुछ में कंपाइलर यूज़ होते हैं और कुछ में इंटरप्रेटर. जैसे कि C++, जावा लैंग्वेजेस हैं, उसमें कंपाइलर का काम होता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, लेकिन पूरे कोड को एक साथ कन्वर्ट करना और साथ में आपको साइड बाय साइड एरर्स शो करना. लेकिन जो पाइथन है वो यूज़ करता है इंटरप्रेटर. तो इंटरप्रेटिंग के टाइम पे जो भी एरर्स हमें शो होते हैं वही आपके कंपाइल टाइम एरर्स इसमें कहे जाएंगे. ठीक है. तो कंपाइल टाइम एरर्स क्या है? ऐसे एरर जो कंपाइल टाइम पे हमें शो होते हैं. पाइथन में इंटरप्रेटर यूज़ हो रहा है तो इंटरप्रेटिंग के टाइम पे जो एरर्स हमें शो होंगे वो हमारे कंपाइल टाइम एरर के अंडर आएंगे. ठीक है. अब वो एरर हमारे सिंटेक्स से रिलेटेड हो सकते हैं या फिर हमारे सिमेंटिक्स से रिलेटेड हो सकते हैं. अब सिंटेक्स और सिमेंटिक्स क्या होते हैं? सिंटेक्स होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने के जो रूल्स होते हैं. जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंस बनाना हो तो टेंस की नॉलेज होनी चाहिए. इसी तरह से किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोडिंग करने के लिए जो रूल्स हम यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं सिंटेक्स. अगर वो हमने कहीं ना कहीं वायलेट कर दिए तो वहाँ पे हमारा जो एरर आता है दैट इज सिंटेक्स एरर. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई फंक्शन क्रिएट करते हैं और उसके आगे पैरेंथेसिस ना लगाएं या इफ एल्स स्टेटमेंट के आगे हम कॉलन का साइन लगाना भूल जाए तो वो सारे जो एरर्स हैं वो हमारे किस में आएंगे? सिंटेक्स एरर. ठीक है. फिर होते हैं हमारे सिमेंटिक्स एरर. अब सिमेंटिक्स एरर तब आते हैं जब हमारी स्टेटमेंट्स जो हैं कोड के अंदर वो मीनिंगफुल नहीं रहती. जैसे कि मैंने लिख दिया A+B=C, लेकिन हमें पता है कि जब भी हम पाइथन में कोड लिखते हैं तो दैट शुड बी इन दिस फॉर्म C=A+B, यानी कि 2 नंबर्स को ऐड करके एक वेरिएबल में स्टोर किया जाएगा. तो अगर हम इस तरह से लिख देते हैं A+B=C इंस्टेड ऑफ C=A+B, तो इस तरह के जो एरर्स होते हैं वो हमारे किसके अंडर आते हैं स्टूडेंट्स? सिमेंटिक एरर. ठीक है. अब थर्ड टाइप के जो एरर आते हैं हमारे पास, सेकेंड टाइप के, दैट इज लॉजिकल एरर. अब जैसे कि हमें नाम से ही पता लग रहा है लॉजिकल एरर, यानी कि जो हमने एक्सप्रेशन लिखा उसके लॉजिक में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है जिस वजह से हमारा आउटपुट रॉन्ग आ रहा है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे स्पीड का फॉर्मूला लिखा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, विच इज़ अ करेक्ट फॉर्मूला. लेकिन अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला में चेंजेस कर दें और बाय मिस्टेक स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय टाइम लिख दें तो ऑफकोर्स जो भी हम डिस्टेंस और टाइम की वैल्यूज देंगे वो दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें स्पीड का आंसर देगा. तो जब हमारा ही लॉजिक गलत है तो इस केस में आउटपुट भी क्या आएगा? रॉन्ग आएगा. तो लॉजिक के रॉन्ग होने से जो आउटपुट में रॉन्ग आ रहा है दैट इज नोन एज लॉजिकल एरर. ठीक है. और थर्ड टाइप के हमारे जो एरर्स होते हैं वो रन टाइम एरर होते हैं, जिनको हम एक्सेप्शंस भी कहते हैं. अब रन टाइम एरर, जैसा कि नेम बता रहा है कि कोई भी ऐसा एरर जो रन टाइम पे आए. रन टाइम मतलब जब हम प्रोग्राम को रन करके चेक कर रहे हो कि वो आउटपुट क्या दे रहा है. ठीक है. तो ऐसे एरर्स जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम पे आते हैं जिस वजह से प्रोग्राम या तो क्रैश हो जाता है या एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाता है, इन्हें हम कहते हैं रन टाइम एरर्स और इन्हीं को हम एक्सेप्शंस भी बोलते हैं. ठीक है. अब बात करते हैं एक्सेप्शंस की. अभी हमने पढ़ा कि जो हमारे रन टाइम एरर है यानी कि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के टाइम पे किसी भी रीज़न से जब प्रोग्राम बिना प्रॉपरली एग्जीक्यूट हुए टर्मिनेट हो रहा है तो दैट इज़ अ रन टाइम एरर विच इज़ एन एक्सेप्शन. तो अगर हम एरर और एक्सेप्शन की बात करें तो एरर है कि प्रोग्राम में एक बग आ गया, कोई मिस्टेक हो गई. लेकिन एक्सेप्शन एक ऐसी इरेगुलर सिचुएशन है जो एग्जीक्यूशन के टाइम पे हो गई है और हमारा उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है. फॉर एग्जाम्पल,
एटीएम में से जैसे कि हम पैसे निकालने गए और अगर आपने वहाँ पे रॉन्ग पिन नंबर एंटर कर दिया या अकाउंट नंबर गलत एंटर कर दिया तो वो एक एरर में काउंट होगा। लेकिन अगर आपके अकाउंट में इतने पैसे ही नहीं है कि आप उसमें से विड्रॉ कर सके तो वो एक एक्सेप्शन है, ठीक है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एरर एंड एक्सेप्शन। अब पाइथन के अंदर कुछ बिल्ट इन एक्सेप्शंस हैं, यानी कि पाइथन के अंदर एक लाइब्रेरी में कुछ ऐसे बिल्ट इन एक्सेप्शंस हैं जो उसे पता है कि अगर यूज़र ये वैल्यू देता है तो इस वजह से ये एरर आ सकता है। तो जो पाइथन को ऑलरेडी पता है उन्हें हम कहते हैं बिल्ट इन एक्सेप्शंस। इसमें सबसे पहले हमारा है इनपुट आउटपुट एरर, ठीक है। अब इनपुट आउटपुट एरर जैसे कि नाम से पता लग रहा है, इट इज़ रेज्ड व्हेन इनपुट आउटपुट ऑपरेटर फेल्स, ठीक है। एक बार हम यहाँ से एक्सेप्शन चेक कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास ये प्रोग्राम है, सबसे पहले हमने n1 के अंदर फर्स्ट नंबर को एंटर कराया, देन n2 में सेकंड नंबर को एंटर कराया, फिर C1 के अंदर दोनों को डिवाइड करके आंसर को स्टोर किया एंड देन उसे प्रिंट C1। यानी कि इस प्रोग्राम में हम यूज़र से दो नंबर को एंटर करा रहे हैं और दोनों को डिवाइड कर रहे हैं। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को स्टूडेंट्स रन करूँ, सपोज मैंने पहला नंबर 4 दे दिया और दूसरा 2 दे दिया एंड 4 2 से पूरा डिविजिबल हो गया, मेरे पास आंसर आ गया 2.0, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस प्रोग्राम को दोबारा से रन करूं एंड फर्स्ट नंबर आई गिव इट एज 4 एंड सेकंड नंबर हमने दे दिया 0, तो इस केस में हमारे पास क्या आ गया, 0 डिवीजन एरर। और किस लाइन में आया, इस लाइन C1 इक्वल्स टू n1/n2। तो ये जो 0 डिवीजन एरर आया ये हमारा एक एक्सेप्शन है, और क्योंकि पाइथन में इसने इसको आइडेंटिफाई कर लिया, ये जो एरर है ये स्पेसिफिक एरर है, दैट इज 0 डिवीजन एरर, तो इसीलिए ये हमारा है बिल्ट इन एक्सेप्शन, ठीक है। तो ये 0 डिवीजन एरर क्या है, बिल्ट इन एक्सेप्शन। तो पहले हम एक बार सारे बिल्ट इन एक्सेप्शंस पढ़ लेते हैं, फिर हम इसको हैंडल करना सीखेंगे, कैसे हम एक्सेप्शंस को हैंडल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है, सबसे पहला है हमारे पास इनपुट आउटपुट एरर। तो इनपुट आउटपुट एरर तब रेज होता है जब इनपुट आउटपुट ऑपरेटर फेल हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपने टेक्स्ट फाइल के साथ जैसे काम किया है, आपने फाइल हैंडलिंग का टॉपिक पढ़ा है, तो उसके अंदर हम टेक्स्ट फाइल बनाते हैं। तो अगर हम किसी भी टेक्स्ट फाइल को रीड मोड में ओपन करते हैं और वो फाइल हमने पहले से नहीं बनाई होती, तो हमारे पास क्या एरर आता है, फाइल नॉट फाउंड या फिर डिस्क फुल, ठीक है। तो ये जो एरर होता है दिस इज नोन एज इनपुट आउटपुट एरर। ये सारे 9 जो एरर्स हैं एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। ये देखिए फाइल नॉट फाउंड एरर। अब इसके अंदर क्या हुआ, हमने एक फाइल ओपन की abc.txt और इसको ओपन किया हमने रीड मोड में। अब ये फाइल हमने अपने सिस्टम के अंदर कहीं पे भी नहीं बनाई है, तो जब ये फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती तो हम इसे कैसे रीड कर सकते हैं, दैट इज वाई इट शोज फाइल नॉट फाउंड एरर, ठीक है। अब इसको ये फाइल कहीं नहीं मिली तो दैट इज इनपुट आउटपुट एरर, और यू कैन से फाइल नॉट फाउंड एरर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है स्टूडेंट्स 0 डिवीजन एरर, जो अभी हमने प्रैक्टिकली करके भी देखा। अगर हम एक नंबर को 0 से डिवाइड करने का ट्राई करते हैं, चाहे हम डायरेक्ट डिवाइड करें, चाहे हम यूजर से वैल्यू लेके सेकेंड नंबर को 0 ले डिनोमिनेटर में, तो हमारे पास जो एरर आता है दैट इज 0 डिवीजन एरर, डिवीजन बाय 0। और जिस सेंटेंस में या जिस एक्सप्रेशन में एरर आता है वो भी हमें शो कर देता है। तो जब भी हम इसे हैंडल करते हैं तो जिस भी सेंटेंस में या एक्सप्रेशन में एरर आता है उसको हम ट्राई ब्लॉक के अंडर लिखते हैं, ठीक है। तो अभी हमने 2 पढ़े, इनपुट आउटपुट एरर और 0 डिवीजन एरर, ठीक है। इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर, कि मॉड्यूल नहीं मिला। अब मॉड्यूल हमने पढ़े हैं, कौन कौन से, रैंडम मॉड्यूल पढ़ा है, स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल पढ़ा है, मैथ मॉड्यूल पढ़ा है। तो मैंने यहाँ पे लिखा इम्पोर्ट स्टैटिस्टिक, पर मॉड्यूल का नाम क्या है, दैट इज स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा स्टैटिस्टिक, तो जैसे ही स्टैटिस्टिक लिखा उसे इस नाम का मॉड्यूल अपनी लाइब्रेरी में नहीं मिला, तो इसने क्या कह दिया, मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर, कि इस नाम का पाइथन की लाइब्रेरी में कोई भी मॉड्यूल नहीं है। देन है इंडेक्स एरर, जब आप कोई ऐसी इंडेक्स यानी कि पोजीशन पास कर देते हैं और वो पोजीशन आपके डेटा टाइप में एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो दैट शोज इंडेक्स एरर। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक लिस्ट ली 1 2 3 4 5, इसकी जो पोजीशंस है वो 0 से 4 तक रहेंगी, और मैं यहाँ पे ट्राई कर रही हूँ पोजीशन नंबर 10 को एक्सेस करने का, जो कि इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करती। सो दैट इज वाई व्हाट टाइप ऑफ एरर विल कम, दैट इज इंडेक्स एरर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास नेम एरर। अब नेम एरर हमारे पास कब आता है, जब हम एक ऐसे वेरिएबल को प्रिंट करने का ट्राई कर रहे होते हैं जिसकी वैल्यू हमने पहले नहीं दी है, जिसको हमने डिक्लेयर नहीं किया,
जैसे कि मैंने यहाँ कह दिया a इज इक्वल टू 10 और मैं प्रिंट करा रही हूँ c को, लेकिन c की तो मेरे पास कोई वैल्यू ही नहीं है। सो दैट इज वाई आई विल गेट विच एरर, नेम एरर। ठीक है। देन है हमारा इंडेंटेशन एरर। अब इंडेंटेशन एरर नाम से ही पता लग रहा है कि जब इंडेंटेशन नहीं होगी, गैपिंग नहीं होगी। फॉर आई इन रेंज 5 फॉर लूप लगाया, इसके फॉर लूप के नीचे जो भी हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं वो थोड़ा सा गैप देके लिखते हैं, लेकिन हमने सिंपली लिख दिया प्रिंट आई, यानी कि हमने उसकी बॉडी में कोई स्टेटमेंट ही नहीं दी। तो ये जो प्रिंट आई है यहाँ पे हमारा कैसा एरर आ जाएगा, दैट विल बी इंडेंटेशन एरर। ठीक है। नेक्स्ट शो ये करेगा आपको सिंटेक्स एरर और साथ में यहाँ लिखा हुआ एक्सपेक्टेड एंड इंटेंडेड ब्लॉक आफ्टर 4 स्टेटमेंट, तो दैट इज एन इंडेंटेशन एरर। नेक्स्ट इज टाइप एरर। अब टाइप एरर कब आता है, जब आपके डेटा टाइप में कुछ चेंजेस हो जाते हैं, जब डेटा टाइप सपोर्ट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आइस जो है वो स्ट्रिंग डेटा टाइप है, कॉन्केटिनेट कर दिया इसके साथ इंटीजर टाइप आइस प्लस 2, एंड वी नो दैट कॉन्केटिनेशन हमेशा स्ट्रिंग के साथ हो सकती है, नंबर के साथ या इंटीजर के साथ नहीं हो सकती। दैट इज वाई वी विल गेट विच एरर, टाइप एरर। ठीक है। देन है हमारा वैल्यू एरर। वैल्यू एरर मतलब आप कोई ऐसी वैल्यू को एक्सेस करने का ट्राई कर रहे हैं जो आपके सीक्वेंस में एग्जिस्ट नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल ये लिस्ट ली 5 6 7 8 9, हमने कहा एल डॉट रिमूव 15, तो ये 15 क्या है, एलिमेंट है, लेकिन ये 15 एलिमेंट मेरी इस लिस्ट में कहीं पे भी नहीं है। आई एम ट्राइंग टू रिमूव द एलिमेंट 15 विच इज नॉट इन माई लिस्ट, सो इट विल गिव मी विच टाइप ऑफ एरर, इट विल गिव मी वैल्यू एरर, कि वो वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती और आप उसे डिलीट करने का ट्राई कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज EOF एरर। EOF स्टैंड्स फॉर एंड ऑफ फाइल एरर। ये एरर जनरली आपको बाइनरी फाइल में देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने काउंट आर फंक्शन को कॉल किया था। ठीक है। कॉल करने के बाद इसके अंदर एक स्टेटमेंट आई थी d इज इक्वल टू पिकल डॉट लोड f। इसमें हमने क्या किया, बाइनरी फाइल में से डेटा को रीड किया यूजिंग द लोड फंक्शन। अब जो उसमें फर्स्ट रो में या जितना भी डेटा था वो उसने रीड कर लिया, लेकिन अब उसके पास डेटा बचा ही नहीं है रीड करने के लिए। ठीक है। रीड करने के लिए बचा ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या एरर आ गया, एंड ऑफ फाइल एरर। ठीक है। तो इसके लिए हम या तो फॉर लूप लगा लेते हैं ताकि वो पर्टिकुलर उतने रोज को एक्सेस करे। ठीक है। या फिर हम इसके अंदर वाइल लूप लगा के ब्रेक स्टेटमेंट लगाते हैं जो आपने बाइनरी फाइल में पढ़ा है। तो EOF एरर यानी कि एंड ऑफ फाइल एरर तब आता है जब हमारे कोई भी इंटरप्रेटर है वो फाइल में से डेटा को रीड करने का ट्राई करता है, जितना होता है रीड कर लेता है, लेकिन लास्ट में उसके पास डेटा ही नहीं बचता रीड करने के लिए। सो दैट टाइम इट शोज EOF एरर, दैट इज एंड ऑफ फाइल एरर। ठीक है। अब बात आती है एक्सेप्शनल हैंडलिंग। तो अभी हमने देखा कि जो प्रैक्टिकली हमने क्वेश्चन किया उसमें हमारे पास एक एक्सेप्शन आया था जो कि था 0 डिवीजन एरर। अब उसे हैंडल कैसे किया जाए, हैंडल करने का मतलब है कि उसमें कुछ इस तरह से कोड लिखा जाए कि प्रोग्राम भी हमारा प्रॉपरली रन हो जाए, वो एरर ना शो करे, उसकी जगह पे कोई स्टेटमेंट शो करे। तो एरर और एक्सेप्शन को हमें इस तरह से हैंडल करना होता है कि जो प्रोग्राम है हमारा वो एबनॉर्मली टर्मिनेट ना हो, प्रॉपरली टर्मिनेट हो, एंड इसी चीज़ को हम कहते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। इसे हम 2 ब्लॉक्स की हेल्प से करते हैं, ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक की हेल्प से। ठीक है। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, एक्सेप्शन हैंडलिंग हम करते ही क्यों है, ताकि हमारा कोई एरर ना आए एंड हमारा जो प्रोग्राम है वो एबनॉर्मली यानी कि एक प्रॉपर वे में टर्मिनेट हो पाए, एबनॉर्मली टर्मिनेट ना हो। दैट इज वाई नीड पड़ती है एक्सेप्शन हैंडलिंग की। अब कैचिंग एक्सेप्शन, अभी हम ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक की बात कर रहे थे, तो ट्राई में क्या लिखा जाएगा और एक्सेप्ट में क्या लिखा जाएगा वो हम समझते हैं। जिस भी स्टेटमेंट में एरर आता है, जैसे आपने भी देखा जब हमने रन किया था तो एरर आ रहा था n1 डिवाइडेड बाय n2, तो जिस भी स्टेटमेंट में एरर आता है उसे लिखेंगे ट्राई ब्लॉक में, जहाँ पे उसे कैच किया जाता है। और जो स्टेटमेंट उस एरर को हैंडल करेगी उसे हम लिखेंगे एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर। क्या पढ़ा हमने कि ऐसा कोड या ऐसी स्टेटमेंट जिससे एरर आ रहा है वो लिखा जाएगा ट्राई के अंदर, और जो स्टेटमेंट उसको हैंडल करेगी वो लिखा जाएगा एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर। ठीक है। अब एक ट्राई ब्लॉक के बाद बहुत सारे एक्सेप्ट ब्लॉक हो सकते हैं इफ यू वांट, एंड जैसे ही एक्सेप्शन को रेज किया जाता है तो उसी पॉइंट पे एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाती है और जो हमारा इंटरप्रेटर है उस पॉइंट से सीधा एक्सेप्ट ब्लॉक में आता है। मान लो मैंने ट्राई ब्लॉक के अंदर n1 डिवाइडेड बाय n2 लिखा और उसके नीचे भी कोई स्टेटमेंट थी और उसके बाद एक्सेप्ट ब्लॉक था, तो वो सीधा डिवीजन स्टेटमेंट के बाद एक्सेप्ट ब्लॉक में आएगा, उसके नीचे
ट्राई ब्लॉक में जितने भी स्टेटमेंट्स हो उसमें नहीं जाएगा। देखिए प्रैक्टिकली समझते हैं इसको। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास है कोड हमारा, ठीक है। तो जब मैंने इसको रन किया था तो यहाँ पे देखो एरर कहाँ पे आ रहा है, इस स्टेटमेंट में C1 इक्वल्स टू N1 बाय N2। तो इसको हम कहाँ लिख देंगे, ट्राई ब्लॉक के अंदर। और एरर क्या आ रहा है, जीरो डिवीजन एरर। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख देंगे ट्राई ब्लॉक में, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे प्रिंट C1 को यहाँ लिख दिया और यहाँ एक्सेप्ट ब्लॉक लगाया और यहाँ प्रिंट कराया डिवीजन बाय 0, ठीक है। तो अब देखो इस स्टेटमेंट में एरर आया है, तो इस स्टेटमेंट से सीधा वो कहाँ जाएगा, डिवीजन बाय 0 पे। तो हमने इसको रन किया। अब हम दोबारा से इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर 4 डाल दिया, सेकंड नंबर 0 डाल दिया। अब देखो यहाँ पे हमारा कोई एरर नहीं आया। इसको इसने C1 की जो वैल्यू थी दैट इज 4 डिवाइडेड बाय 0, ना तो वो इस प्रिंट स्टेटमेंट पे आया, क्योंकि अभी हमने कहाँ पढ़ा, जैसे ही एक्सेप्शन रेज होगा वो इस पॉइंट से सीधा एक्सेप्ट ब्लॉक में पहुंचेगा और हमें दे देगा डिवीजन बाय 0। तो आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे हमारे पास कोई एरर नहीं आया, सिंपली उसने उसको हैंडल किया और आ गया डिवीजन बाय 0। तो इस तरह से हमारा प्रोग्राम क्रैश नहीं हुआ, ना ही एबनॉर्मली टर्मिनेट हुआ, प्रॉपर तरीके से चला और उसने एरर को हैंडल कर लिया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या लिखा, एक्सेप्ट। अब हम यहाँ पे अगर सिंपली एक्सेप्शन भी लिख दें तो भी ये काम करेगा। हम एक्सेप्शन भी लिख सकते हैं। इसको हमने रन किया, सपोज यहाँ से हमने डाला फर्स्ट नंबर एज 10 एंड सेकेंड नंबर अगेन एज 0, तब भी इसने हमें क्या दे दिया, डिवीजन बाय 0, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे प्रॉपर अपने एक्सेप्शन का नाम डाल देते हैं, जैसे कि हमारा एक्सेप्शन यहाँ पे क्या था, 0 डिवीजन एरर, ठीक है, तो भी ये हमें ये वाली स्टेटमेंट दे देगा। तो यहाँ पे हम सिंपल एक्सेप्ट भी लिख सकते हैं, एक्सेप्शन भी लिख सकते हैं अगर हमें एक्सेप्शन का नाम नहीं याद, और अगर हमें याद है तो हम उसका नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको दोबारा से रन करूँ तो यहाँ पे मैंने सपोज फर्स्ट नंबर दे दिया 6 और दूसरा दे दिया 0, सो इट विल गिव मी डिवीजन बाय 0, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हैंडलिंग द एक्सेप्शन यूजिंग द ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक। लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ इसने एक एक्सेप्शन को हैंडल किया है, ठीक है। हमारे जो एक्सेप्शन है वो ओ टाइप के भी हो सकते हैं, तो उसमें आपका जीरो डिवीजन एरर भी आ सकता है। अभी हमने जो एक्सेप्शंस पढ़े जैसे कि मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर या वैल्यू एरर या इंडेक्स एरर, कोई भी हो सकता है। अब मान लो कोई और एक्सेप्शन आ जाए तो हम उसे कैसे हैंडल करेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा कि जो हमारा ट्राई ब्लॉक है उसके आगे एक से ज़्यादा एक्सेप्ट ब्लॉक हो सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही एक्सेप्शन रेज होगा तो एग्जीक्यूशन वहाँ से स्टॉप हो जाएगी और इंटरप्रेटर सीधा कहाँ पहुँचेगा, एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर। अब एक्सेप्शंस को कैच कैसे करते हैं, अभी हमने ये वाला देखा, ट्राई के अंदर स्टेटमेंट्स हैं और एक्सेप्ट में स्टेटमेंट्स हैं। इस एक्सेप्ट के आगे हम कुछ ना लगाएं तब भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अगर हम इसके आगे सिंपली एक्सेप्शन लिखें तब भी एग्जीक्यूट होगी, और अगर हम एक्सेप्शन का नाम लिखें तो उसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट होगी। ऐसे ही हमने क्या किया, 2 एक्सेप्ट लगा दिए, अब 2 से ज़्यादा भी आप लगा सकते हैं, ट्राई ब्लॉक एक ही रहता है। फिर इसमें हमने 2 एक्सेप्ट लगाए और एक एल्स लगाया। अब ये एल्स पार्ट कब एग्जीक्यूट होता है, अभी हम सबके एग्जाम्पल्स देखेंगे। ये एल्स पार्ट तब एग्जीक्यूट होता है जब हमारे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं होती, मतलब हमारा प्रोग्राम नॉर्मली टर्मिनेट कर जाता है, तब हमारा एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। अब हम इसको पहले प्रैक्टिकली देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो आपका जो क्वेश्चन है इसके अंदर यहाँ पे एरर आया था, जीरो डिवीजन एरर। अब मान लीजिए मैं इसको रन करूं और मैंने यहाँ पे फर्स्ट नंबर दे दिया 4 और सेकंड नंबर दे दिया G, तो इसने मुझे क्या दिया यहाँ पे आउटपुट में, ये वैल्यू एरर दिया, ठीक है, क्योंकि मुझे सेकंड नंबर इंटीजर टाइप का एंटर करना था लेकिन मैंने यहाँ पे G एंटर कर दिया विच इज़ ऑफ स्ट्रिंग टाइप, तो ये वैल्यू एरर दे रहा है। और फिर मैंने तो यहाँ पे एक्सेप्ट ब्लॉक लगाया था लेकिन फिर भी इसने इसको हैंडल नहीं किया। अगर मैं मान लीजिए यहाँ से जीरो डिवीजन एरर को हटा दूँ, तो हमने ये भी पढ़ा था कि हम एक्सेप्ट ब्लॉक को लगा सकते हैं। तो यहाँ पे सपोज हमने दोबारा से दिया 5 और यहाँ पे दे दिया J, तब भी मेरे पास वैल्यू एरर आ रहा है, इसको हैंडल ही नहीं कर रहा।
और मेरा एरर अब इस स्टेटमेंट में आ रहा है, ठीक है। तो जिस स्टेटमेंट में एरर आ रहा है पहले तो ट्राई ब्लॉक के अंदर वो स्टेटमेंट डालनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, n1 या n2 हम कोई भी वैल्यू जो है वो स्ट्रिंग फॉर्म में दे सकते हैं जिससे कि एरर आएगा। तो हमने क्या किया, हमने ट्राई ब्लॉक को ऊपर डाल दिया, ठीक है। ट्राई ब्लॉक के अंदर ट्राई ब्लॉक को ऊपर लिख के और उसके अंदर n1 n2 डाल दिया, ठीक है। अब हमने ये किया कि जो c1 है वो n1 डिवाइडेड बाय n2 है और प्रिंट c1। अब हमारे पास जीरो डिवीजन, जीरो से तो डिवाइड हो नहीं रहा, तो ये डिवीजन बाय जीरो हमें दिखा नहीं रहा, ठीक है। एक बार हम क्या करते हैं, इसको दोबारा से रन करते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या किया, एंटर द फर्स्ट नंबर, मैंने यहाँ पे डाल दिया सपोज 7 और दूसरा हमने डाल दिया सपोज y। तो अभी भी ये क्या कह रहा है, डिवीजन बाय जीरो, लेकिन मैंने दूसरा नंबर जीरो तो दिया नहीं, ठीक है। तो हमने एक्सेप्ट ब्लॉक में जो दिया इसने एज इट इज दिखा दिया, लेकिन जो आंसर ये दिखा रहा है वो रॉन्ग दिखा रहा है क्योंकि सेकंड नंबर मैंने जीरो नहीं दिया। ये मेरा जो एरर है दैट इज वैल्यू एरर। तो हमें यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा एरर विद द हेल्प ऑफ यूजिंग द डिफरेंट ब्लॉक्स। अब मेरा जो एरर है वो इसमें भी आ सकता है अगर मैं जीरो से डिवाइड करूँ, और वो मेरा इसमें भी आ सकता है अगर मैं इंटीजर के अलावा कोई और वैल्यू एंटर करूँ। तो मुझे यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा आई हैव टू गिव हियर जीरो डिवीजन एरर, ठीक है। और दूसरी स्टेटमेंट मुझे देनी पड़ेगी एक्सेप्ट वैल्यू एरर, वैल्यू एरर कि अगर वैल्यू एरर आता है तो आप यहाँ पे क्या प्रिंट कराएंगे, इनवैलिड वैल्यू गिवन, ठीक है। ये हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। तो आई वांट कि अगर मैं वैल्यू गलत डालूं तो मेरे पास ये आए इनवैलिड वैल्यू गिवन, और अगर मैं जीरो से डिवाइड करूं तो मेरे पास आ जाए जीरो डिवीजन बाय जीरो। तो अब अगर हम इसको दोबारा रन करें, पर इसको क्लोज कर देते हैं यहाँ से। अब अगर हम इसको दोबारा से रन करें, सपोज मैंने पहले डाला 4 फिर डाल दिया 0, तो मेरे पास आ रहा है डिवीजन बाय 0, ठीक आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं और यहाँ से हमने फर्स्ट नंबर 6 डाल दिया और सेकेंड हमने डाल दिया सपोज u, ठीक है। तो एक मैंने इंटीजर डाला और एक स्ट्रिंग डाल दिया, तो इस केस में इसने क्या दिया, इनवैलिड वैल्यू गिवन। तो अब ये एक्चुअल में सही एक्सेप्शन को हैंडल कर रहा है कि जो एरर आ रहा है या जो एक्सेप्शन आ रहा है उसके अकॉर्डिंग उसे हैंडल करके हमें प्रिंट स्टेटमेंट दे रहा है और प्रोग्राम हमारा एबनॉर्मली टर्मिनेट भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये था कि ट्राई ब्लॉक के बाद एक से ज़्यादा एक्सेप्ट ब्लॉक भी हो सकते हैं। इसी तरह से इस प्रोग्राम में अगर और कोई एरर आता है तो आप यहाँ पे एक्सेप्ट करके उस एक्सेप्शन का नाम दे के लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप पर्टिकुलर एक्सेप्शन का नाम नहीं दोगे तो उसके अकॉर्डिंग जो उसको सुटेबल होगा वो उसे यूज़ कर लेगा, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे मैंने अगर जीरो डिवीजन एरर नहीं दिया था एक्सेप्शन का नाम और प्रोग्राम में वैल्यू एरर आ रहा था, लेकिन फिर भी वो डिवीजन बाय जीरो को ले रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे एक ट्राई ब्लॉक होना चाहिए और उसके बाद आप कितने भी एक्सेप्ट ब्लॉक ले सकते हैं। अब इसमें एक और ब्लॉक होता है हमारे पास एल्स ब्लॉक। एल्स ब्लॉक में सपोज मान लीजिए मैंने प्रिंट स्टेटमेंट दे दी प्रोग्राम ओवर, ठीक है। तो अगर मेरे पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी एरर नहीं है तो ये एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और अगर एरर है तो उस एरर या एक्सेप्शन से रिलेटेड जो कॉरस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने दिया फर्स्ट नंबर एज 5 एंड सेकेंड नंबर एज 0, तो जीरो डिवीजन एरर है तो उसमें मेरी स्टेटमेंट क्या थी, डिवीजन बाय जीरो, वो एग्जीक्यूट हो गई, एल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ठीक है। अब हमने क्या किया, दोबारा से प्रोग्राम को रन किया और यहाँ पे हमने दे दिया फर्स्ट नंबर एज 6 एंड सेकेंड नंबर एज 2। तो 6 को 2 से डिवाइड करें तो आंसर आएगा 3.0। प्रॉपरली प्रोग्राम में जो भी हमारा स्टेटमेंट थी उसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम ने एग्जीक्यूट कर दिया। तो ये जो एल्स पार्ट है प्रोग्राम ओवर, ये एग्जीक्यूट हुआ क्योंकि किसी भी एक्सेप्शन पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी एक्सेप्ट ब्लॉक पे, क्योंकि कोई एक्सेप्शन रेज ही नहीं हुआ। दैट इज़ वाई इसने सीधा कहाँ पे आया, ये प्रोग्राम ओवर पे आया, ठीक है। तो एल्स पार्ट तब एग्जीक्यूट होता है जब आपका प्रोग्राम के अंदर एग्जीक्यूशन प्रॉपर हो जाती है और कोई एक्सेप्शन नहीं आता।
ठीक है, दिस इज अबाउट द एल्स ब्लॉक। आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं फाइनली क्लॉज के ऊपर। अब ये जो फाइनली क्लॉज है, यानी कि फाइनली ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट है, ये तब एग्जीक्यूट होती हैं वेदर एन एक्सेप्शन हैज अकर्ड और नो, चाहे कोई एक्सेप्शन रेज हुआ हो चाहे नहीं हुआ, हुआ है तब भी इसकी स्टेटमेंट आएगी और नहीं हुआ तब भी इसकी स्टेटमेंट आएगी। और ये जनरली जो फाइनली क्लॉज है ये सारी एक्सेप्ट स्टेटमेंट के बाद लिखा जाता है। अब देखो यहाँ से हम फाइनली ब्लॉक लगाते हैं अपने सेम प्रोग्राम के अंदर। हमने यहाँ पे कह दिया फाइनली, और यहाँ पे हमने कह दिया प्रिंट डन। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से प्रोग्राम को रन करूँ एंड आई गिव माई फर्स्ट नंबर एज 4 एंड सेकेंड नंबर एज सपोज t, ठीक है, तो ये क्या है, वैल्यू एरर है। तो यहाँ पे वैल्यू एरर का जो एक्सेप्शन ब्लॉक है वो तो आया, दैट इज इनवैलिड वैल्यू गिवन, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रिंट स्टेटमेंट तो आई, लेकिन जो फाइनली के अंदर डन लिखा हुआ था ना, प्रिंट डन, वो भी इसमें एग्जीक्यूट हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि दैट हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड हियर, ये आया है। ठीक है, एल्स पार्ट इसमें एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो एक्सेप्शन आया, तो ये आया है। अब हम दोबारा रन करते हैं और देखते हैं कि इसमें एक्सेप्शन अगर मान लीजिए नहीं आया, सपोज अगेन मैंने 6 डाला और मैंने यहाँ पे 4 डाल दिया, तो आंसर आ गया 1.5, सही से टर्मिनेट हो गया। जब सही से टर्मिनेट होता है तो एल्स पार्ट भी एग्जीक्यूट होता है जिसमें क्या लिखा हुआ है, प्रोग्राम ओवर। और कोई एक्सेप्शन नहीं आया फिर भी फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा जिसमें लिखा हुआ है डन। तो फाइनली जो क्लॉज है या फाइनली ब्लॉक है वो हमेशा ही एग्जीक्यूट होगा अगर वो आपके प्रोग्राम के अंदर है, चाहे आपके प्रोग्राम के कोड में एक्सेप्शन आए या ना आए, इट विल ऑलवेज एग्जीक्यूट। दिस इज अबाउट द फाइनली क्लॉज। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब आती है हमारी यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस। यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस, अब यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस क्या होती हैं क्लास? अभी हमने पढ़ा कि बिल्ट इन एक्सेप्शंस क्या हैं, कि पाइथन को पता है कि ये एरर आ सकता है, तो उसके पास उसका एक स्टेटमेंट है कि ये एरर आया है, वो पहचान जाता है उसको। लेकिन यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शंस क्या हैं कि यूज़र बता रहा है कि ये एक्सेप्शंस जो हैं, यूज़र ने अपनी तरफ से उन एक्सेप्शंस को रेज किया है खुद से। If a programmer wants to forcefully raise an exception, it can be done using raise and assert statement. अगर कोई प्रोग्रामर फोर्सफुली अपनी मर्जी से एक्सेप्शन को रेज करना चाहता है तो वो दो तरीके से कर सकता है, वन इज यूजिंग रेज स्टेटमेंट एंड अनदर इज यूजिंग द assert स्टेटमेंट। तो पहले है हमारी रेज स्टेटमेंट। तो रेज स्टेटमेंट किस लिए यूज होती है? इन ऑर्डर टू थ्रो एन एक्सेप्शन। इसे कैसे लिखते हैं? रेज एक्सेप्शन और फिर एक्सेप्शन का नेम। प्रैक्टिकली देखते हैं इसको। ये हमारे पास प्रोग्राम है रेज का। ठीक है, अब मैंने इसमें क्या लिखा, एज इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर द एज। यूजर से एज इनपुट कराई, अगर एज लेस देन 0 है तो हमने एक्सटर्नली एक्सेप्शन को रेज कराया यूजिंग द रेज स्टेटमेंट, रेज एक्सेप्शन। ठीक है, और यहाँ लिखवा दिया इनवैलिड एज। अगर आप इसमें एज लेस देन 0 एंटर करेंगे तो इनवैलिड एज आएगा, नहीं तो कहेगा वैलिड। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं तो मैंने कहा एंटर द एज, मैंने कहा 23, तो इसने कहा वैलिड। ठीक है, अब अगर इस प्रोग्राम को मैं दोबारा रन करूं एंड अगर उसमें जो एज है वो लेस देन 0 है, जैसे कि मैंने कह दिया -5, सो इट सेज इनवैलिड एज। तो ये स्टेटमेंट आ गई, रेज एक्सेप्शन इनवैलिड एज, और एक्सेप्शन क्या है? इनवैलिड एज। तो ये जो एक्सेप्शन रेज हुआ है यूजर ने अपनी तरफ से रेज किया, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। दो तरीके से हम इसे रेज कर सकते हैं, यूजिंग द रेज स्टेटमेंट एंड यूजिंग द assert स्टेटमेंट। तो अभी हमने देखा यूजिंग द रेज स्टेटमेंट, अब हम देखते हैं यूजिंग द assert स्टेटमेंट। देखिए assert स्टेटमेंट क्या होती है? इट इज़ यूज टू टेस्ट एन एक्सप्रेशन इन द प्रोग्राम। जैसे कि रेज में भी हमने क्या किया, कंडीशन को टेस्ट किया, ऐसे ही इसमें हम एक एक्सप्रेशन को टेस्ट कर लेंगे। अगर उस एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट है वो फॉल्स है तो assertion एरर एक्सेप्शन रेज होती है, और इस स्टेटमेंट के बाद जो एक्सप्रेशन है वो डिस्प्ले हो जाता है। कैसे? assert एक्सप्रेशन और इसके आगे जो स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट है ये कब एग्जीक्यूट होगी? अगर ये एक्सप्रेशन यानी कि जो कंडीशन आपने दी है अगर वो फॉल्स हो जाती है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, नहीं तो इसके नीचे जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होती है। जैसे कि देखिए यहाँ पे प्रैक्टिकली, यहाँ पे मेरे पास है, इसको हम कमेंट बना देते हैं।
हमने यहाँ पे यूज़र से एज को इनपुट कराया, ठीक है, सेम थिंग। अब कंडीशन लगा दी और कंडीशन से पहले इसमें हमने इफ़ दिया था, यहाँ पे हम एजर्ट लिख रहे हैं, एजर्ट एज ग्रेटर देन 0। अगर मेरी जो एज ग्रेटर देन 0 है तो मेरा ये प्रिंट होगा वैलिड एज, ठीक है। ट्रू के केस में नीचे वाली प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो इसके साथ में जो स्टेटमेंट दी हुई है, जो जनरली स्ट्रिंग की फॉर्म में होती है, वो एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। तो अगर हम इस प्रोग्राम को रन करें, ओके, और यहाँ से हमने कहा एज ग्रेटर देन 0, सपोज हमने यहाँ पे दे दी एज एज 45, तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, वैलिड एज आ रहा है। लेकिन अगर मैं इस प्रोग्राम को दोबारा रन करूँ एंड आई गिव अ एज सपोज -6, तो मेरे पास क्या आ रहा है, एजर्शन एरर, दैट इज इनवैलिड एज, यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए, जो अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो हमारे पास ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी जो इसके साथ में है, इनवैलिड एज, एंड इट शोज एजर्शन एरर। तो ये जो दोनों हैं, रेज स्टेटमेंट से जो एक्सेप्शन हमने थ्रो किया और जो एजर्ट स्टेटमेंट से थ्रो किया, वो हमारे क्या है स्टूडेंट्स, यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शंस हैं। और बाकी जो कोई भी वैल्यू इनपुट करने पे आ रहे थे वो सारे हमारे बिल्ट इन एक्सेप्शन थे, जिनको पाइथन ऑलरेडी पहचानता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, ट्राई ब्लॉक के बारे में, एक्सेप्ट ब्लॉक के बारे में, एल्स के बारे में, फाइनली एजर्ट एंड रेज के बारे में, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक स्टूडेंट्स। हमने इसको प्रैक्टिकली भी डिस्कस किया। आपको इसमें कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. I'll try to resolve the queries, and I'll meet you in my next video with the another topics of CUET computer science. Till then, have a good day and thank you.